Assalamu alaikum my dear students, welcome back on another video. My name is Arslan Sami and you are watching my channel Learn with Arslan. उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी अपनी स्टडीज़ में जो है वो मसरूफ़ होंगे। चैप्टर नंबर 4 का आज थर्ड लेक्चर है और आज की इस वीडियो का टॉपिक है रियासतों का इल्हाक या फिर जो प्रिंसली स्टेट्स थी वो किस तरह पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जम हुई, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में शामिल हुई। आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को करिएगा लाइक और इस चैनल को करिएगा सब्सक्राइब ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। स्टूडेंट्स, ये काफ़ी एक डिफ़िकल्ट टॉपिक तो नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल स्टेट्स क्या होती हैं इसकी ज़्यादा डिटेल जो है वो बुक पर नहीं लिखी। वो डायरेक्ट जो है बुक वाला जो है वो प्रिंसिपल स्टेट्स पर आ गए और उनकी तकसीम के बारे में बात कर ली है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को जो है वो मसला होता है कि ये प्रिंसिपल स्टेट क्या होती हैं या आज़ाद या खुद मुख्तियार रियासतें क्या होती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कहूँगा कि आप अपने पास कोई रफ़ नोटबुक या कोई भी रफ़ रजिस्टर रख लें, क्योंकि यहाँ पर कुछ पॉइंट्स जो है मैं अभी आपको एक्स्ट्रा बताऊँगा इस पूरे टॉपिक में, जो आपको इस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझने में हेल्प करेंगे। स्टूडेंट्स, अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पर कब्ज़ा कर लिया और अब ये हिंदुस्तान अंग्रेज़ों की एक बहुत बड़ी कॉलोनी बन चुका था। अंग्रेज़ों ने दूसरे मुल्कों पर भी कब्ज़ा किया हुआ था, ये दूसरी रियासतों पर, दूसरे इलाकों पर भी कब्ज़ा किया हुआ था, लेकिन हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा इलाका था, एक बहुत बड़े हिंदुस्तान जो है इनका एक बहुत बड़ा एरिया था जिस पर उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ था। आपके समझने के लिए कि हिंदुस्तान जो है वो अब इनकी सबसे बड़ी ताज बरतानिया की हिंदुस्तान जो है वो कॉलोनी थी, ये आप समझ सकते हैं। उसके बाद हिंदुस्तान पर कब्ज़ा करने के बाद आपने इन लोगों ने हिंदुस्तान को जो है वो 11 सूबों में तकसीम कर दिया। हिंदुस्तान पर कब्ज़ा किया, इसके बाद जो है उन्होंने इसको 11 सूबों में तकसीम कर दिया। हिंदुस्तान में एक बड़े हिस्से पर हिंदुस्तानी लोगों का कब्ज़ा था या हिंदुस्तानी महाराजाओं का कब्ज़ा था और उन्होंने अपनी छोटी छोटी आज़ाद रियासतें बनाई हुई थी या ख़ुद मुख्तियार रियासतें बनाई हुई थी। मैंने यहाँ पर ये पॉइंट्स भी लिखे हुए कि हिंदुस्तान के एक बड़े हिस्से पर हिंदुस्तानी लोगों का राज था, जिनको प्रिंसिपल स्टेट या फिर खुद मुख्तियार रियासतें क्या कहा जाता था। कि हिंदुस्तान का एक बड़े हिस्से पर जो था, हिंदुस्तान के एक काफ़ी बड़े हिस्से पर इन आज़ाद रियासतें बनी हुई थी, छोटी छोटी रियासतें थी जिन पर जो है कोई ना कोई हुक्मरान, राजा महाराजा, उसका कब्ज़ा था। ये थी प्रिंसिपल स्टेट। फिर से मैं बताऊं प्रिंसिपल स्टेट्स क्या थी, कि हिंदुस्तान के एक बड़े हिस्से पर हिंदुस्तानी लोगों का कब्ज़ा था और उन्होंने छोटी छोटी रियासतें बनाई हुई थी, तो उनको हम कहते हैं जी प्रिंसिपल स्टेट। ये वो रियासतें होती हैं। इनके जो सरबराहान थे या इनके जो हेड थे, इन रियासतों के जो सरबराहान थे, उनको ज़्यादातर जो है राजा, नवाब, सुल्तान या फिर नाजिम कहकर पुकारा जाता था। इनके जो हुक्मरान थे या इनके हेड थे। इन रियासतों की जो है कुल तादाद जो है बुक में लिखी हुई है 560, लेकिन इनकी कुल तादाद जो है वो 565 थी। 565 इन आज़ाद रियासतों की हिंदुस्तान में कुल तादाद 565 थी। तो अब जब अंग्रेज़ों ने या बरतानिया ने हिंदुस्तान पर कब्ज़ा कर लिया, तो ये रियासतें खुद मुख्तियार थीं। इनके साथ उन्होंने कुछ मुआहदे किए और उन्हें कहा कि आप अपनी खुद मुख्तियार रियासत रह सकते हैं, आप अपने एरिया में रह सकते हैं, लेकिन उन्होंने उनके साथ कुछ मुआहदे किए थे। वो क्या थे कि सबसे पहले अपने लोगों को उन्होंने क्या कहा था कि ये जो खुद मुख्तियार रियासतें हैं ये अपने लोगों को और फ़ौज को और पैसे को हुकूमत बरतानिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं करेंगी। कि ये लोग जो है वो अब हुकूमत बरतानिया के ख़िलाफ़, ये आज़ाद रियासतें मिलकर हुकूमत बरतानिया के ख़िलाफ़ अपने लोगों को, अपनी फ़ौज को या अपने पैसों को इसके ख़िलाफ़ नहीं इस्तेमाल कर सकती, या फिर वो अब बरतानिया के ख़िलाफ़, हुकूमत बरतानिया के ख़िलाफ़ नहीं खड़ी होंगी। ये जो आज़ाद रियासतें हैं ये हुकूमत बरतानिया के साथ नहीं लड़ेंगी। ये इन्होंने इनके साथ मुआहदा किया था। और फिर ये भी कहा था कि अगर इन रियासतों को कहीं ज़रूरत पड़ती है, अगर हुकूमत बरतानिया को कहीं ज़रूरत पड़ती है तो वो इनको मदद मुहैया करने की पाबंद होगी, या कहीं भी किसी भी मुश्किल में हुकूमत बरतानिया फंस जाती है तो ये आज़ाद रियासतें जो है वो उनकी जो है वो मदद करेंगी। ये आज़ाद रियासतें हुकूमत बरतानिया की हेल्प करेंगी, ये उनके मुआहदे में था। अब जब हिंदुस्तान आज़ाद हो गया, 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद हो गया, तो ताज बरतानिया ने जो है वो अब जो इक़्तिदार था हिंदुस्तानी लोगों को दे दिया। तो तब ये जो खुद मुख्तियार रियासतें थी, इन्होंने जो मुआहदे किए हुए थे हुकूमत बरतानिया के ख़िलाफ़, ये उनसे अब आज़ाद हो गई थी मुकम्मल तौर पर। अब इन रियासतों को
ऑप्शन थे, दो ऑप्शन थे बेसिकली, या तो वो पाकिस्तान या हिंदुस्तान में शामिल हो जाएं इन रियासतों में, ये जो आज़ाद रियासतें हैं हिंदुस्तान में 565, या तो ये पाकिस्तान या हिंदुस्तान में शामिल हो जाएं, या फिर ये अपनी अलग स्टेट बना लें, या फिर ये अपनी जो है अलग रियासत या ख़ुद मुख्तियारी बरकरार रखें, या वहाँ पर वो अपना अलग कंट्री बना लें। ये आपके समझने के लिए ठीक है। बरसगीर में कानून आज़ादी हिंद के तहत बरतानिया वापसी पर बरतानी राज के तहत सैकड़ों खुद मुख्तियार रियासतें, उनके मातहत तमाम इत्तेहाद और दीगर मुआहदे जो हुकूमत बरतानिया के साथ किए हुए थे वो मुकम्मल तौर पर आज़ाद होगी। यानी जो इन रियासतों ने इनके साथ जो मुआहदे किए हुए थे, अब ये रियासतें इन मुआहदों से जो है वो आज़ाद होगी, और अब ये रियासतें भारत या पाकिस्तान के साथ इल्हाक करने के लिए तैयार थी। इन रियासतों को दो ऑप्शन थे, या ये भारत या पाकिस्तान में से किसी एक के साथ शामिल हो जाएं, या फिर ये बसूरत दीगर वो दोनों से अलहदा होकर एक अलहदा और ख़ुद मुख्तियार रियासत बनाई, यानी अपना एक अलग और आज़ाद वतन बना ले। दोबारा मैं जल्दी इन तमाम चीज़ों को समराइज़ करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आपको ये समझना लाजिम है कि आज़ाद रियासतें थी क्या। यह मेन पॉइंट है जो आप अभी समझ लें। आज़ाद रियासतें क्या थी? जब अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पर कब्ज़ा किया तो हिंदुस्तान के एक बड़े एरिया पर, एक वाइड एरिया पर जो है वो अब हिंदुस्तानी लोग काबिज़ थे। उन्होंने अपनी छोटी छोटी रियासतें बनाई हुई थी हिंदुस्तान के अंदर। मैं आपको बताता हूँ मिसाल के तौर पर, ये रफ सा जो है मैं अभी आपको समझाने के लिए नक्शा बना देता हूँ। मिसाल के तौर पर ये हिंदुस्तान है, मुत्तहिदा हिंदुस्तान है। रफ जो है वो नक्शा है, तो इसको इतना नोट ना कीजिएगा, मैं आपको खाली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसमें बड़े ये पे यहाँ पर किसी छोटे से एरिए पर किसी नाजिम या हुक्मरान ने कब्ज़ा किया हुआ है, यहाँ पर किसी ने अपनी एक अलग छोटी छोटी रियासतें बनाई हुई हैं। तो इस तरह छोटी छोटी एरिया पर मुख्तलिफ हिंदुस्तानियों ने अपनी रियासतें बनाई हुई थी, और इन रियासतों की तादाद 565 थी। ये रियासतें 565 थी जो पूरे हिंदुस्तान पर एक बड़ी एरिया पर ये आज़ाद रियासतें फैली हुई थी। और इनके जो हुक्मरान थे या इनके जो हेड ऑफ द स्टेट थे, वो या तो नाजिम कहलाते थे या फिर राजा महाराजा वगैरह, इनके अलक़ाबात से इनको पुकारा जाता था। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब ये रियासतें जब अंग्रेज़ों ने इस पर कब्ज़ा कर लिया तो इन रियासतों के साथ अंग्रेज़ों ने कुछ मुआहदे किए। वो मुआहदे क्या थे कि आप जो है वो अब ये रियासतें हमारे साथ लड़ेंगी नहीं, ये रियासतें अपनी फ़ौज को, अपने पैसों को, अपने लोगों को हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं करेंगी। हुकूमत बरतानिया के ख़िलाफ़ ये रियासतें अपने लोगों को इस्तेमाल नहीं करेंगी। मतलब कि ये रियासतें अब हुकूमत बरतानिया के साथ लड़ेंगी नहीं, जंग वगैरह कोई नहीं करेंगी। और तीसरा जो उन्होंने बात की थी वो यही थी कि अगर हुकूमत बरतानिया को कहीं इन रियासतों की ज़रूरत पड़ गई, कहीं वो किसी मुश्किल में फंस जाते हैं, अब इन रियासतों के वो अगर कहीं भी हुकूमत बरतानिया किसी भी मुश्किल में फंस जाती है तो ये रियासतें इस बात की लाजिम होंगी कि वो हुकूमत बरतानिया की मदद करेंगी। अब जब हिंदुस्तान आज़ाद हो गया तो ये रियासतें भी मुकम्मल तौर पर आज़ाद होगी, या इन्होंने जो मुआहदे हुकूमत बरतानिया के साथ किए थे वो उनसे अब आज़ाद हो गई थी। अब आज़ादी के बाद इनके पास दो ऑप्शन थे। वो क्या थे? या वो ये जो आज़ाद रियासतें थी ये पाकिस्तान या भारत में से किसी एक मुल्क के साथ शामिल हो जाएं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ थी, अगर वो ये नहीं चाहते, वो पाकिस्तान में भी शामिल नहीं होना चाहते, वो भारत में भी नहीं शामिल होना चाहते, तो वो आज़ाद हैसियत से रह सकते हैं, यानी वो अपना अलग मुल्क बनाकर रह सकते हैं, एक आज़ाद स्टेट के तहत वो रह सकते हैं। मेन पॉइंट ये है, ये आपको अब समझ में आ गए होंगे। अगर अभी भी नहीं आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे, इंशाल्लाह मैं आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश करूँगा कि अगर जो है वो इन पाकिस्तान या हिंदुस्तान के साथ ये रियासतें शामिल नहीं होना चाहती तो वो फिर जो है अपनी अलग हैसियत से रह सकती हैं। तो अब जो है क्या हुआ कि कुछ मेन रियासतें जो भारत में शामिल हुई, पाकिस्तान के साथ जो शामिल होने वाली आज़ाद रियासत थी उनमें क्या था जी? भावलपुर एक आज़ाद रियासत थी जो कि पाकिस्तान में शामिल होने का फ़ैसला किया। मकरान, कलात और खैबर पख्तूनख्वा की कुछ रियासतें ऐसी थीं जिन्होंने जिन्होंने पाकिस्तान के साथ शामिल होने का फ़ैसला कर लिया था। अब कुछ रियासतें जिन्होंने हिंदुस्तान के साथ शामिल होने का फ़ैसला कि ये पाकिस्तान में शामिल हो गई। अब कुछ रियासतें जो थी वो भारत में शामिल हुई, जिनमें आपके पास जूनागढ़, मुनावदर और हैदराबाद वगैरह की कुछ रियासतें जो कि हिंदुस्तान में शामिल हो गई। आपको यहाँ पर एक मैं पॉइंट बताता चलूँ कि उस टाइम पर हिंदुस्तान में ये कुछ ऐसी रियासतें थी जिन पर हिंदुस्तान ने कब्ज़ा कर लिया, अपनी फ़ौज उन रियासतों में घुसा ली और उन रियासतों पर
कब्ज़ा करके उनको हिंदुस्तान में शामिल होने पर मजबूर कर दिया गया। जूनागढ़ एक रियासत ऐसी है कि जो कि पाकिस्तान के साथ, जूनागढ़ एक रियासत है, ये जूनागढ़ के जो पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहती थी, लेकिन हिंदुस्तानियों ने दबाव इन पर डाला और ये जो है वो हिंदुस्तानियों ने अपने मुल्क में ही शामिल कर ली। उसके बाद हैदराबाद का एक अलग केस है कि हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी, ये भी पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहती थी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनकी वजह से ये पाकिस्तान में शामिल नहीं हो सकती थी। वो क्या थी? मैं फिर एक रफ सा मैप आपको हिंदुस्तान का बनाकर समझाता हूँ। ये हिंदुस्तान का मैप है और ये यहाँ पर हैदराबाद की रियासत है। तो ये रियासत अब मुकम्मल तौर पर जो है ना वो हिंदुस्तान में घिरी हुई थी। ये रियासत मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तान में घिरी हुई थी, इसके इर्द गिर्द जो है वो हिंदुस्तान था और ये एक खुशहाल इलाका था हैदराबाद, जहाँ पर ज़्यादातर लोग थे हिंदू। इस रियासत में ज़्यादातर लोग थे हिंदू, लेकिन जो इसका नाजिम था वो था मुसलमान और वो पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहता था, लेकिन इन पर फिर दबाव डाला गया। उन्होंने कहा कि आप हिंदुस्तान के साथ शामिल हो। हिंदुस्तानियों ने, उनकी फ़ौज ने इस पर दबाव डाला, अपनी फ़ौज इधर दाखिल कर दी और इस पर कब्ज़ा करने की कोशिश की। फिर उन्होंने, इसका जो हुक्मरान था उसने थर्ड ऑप्शन इस्तेमाल किया। उसने कहा कि मैं एक आज़ाद हैसियत से रहना चाहता हूँ, मैं अपनी एक आज़ाद स्टेट बनाकर रहूँगा, या मैं अपनी एक आज़ाद रियासत के तौर पर, हम हैदराबाद जो है वो एक आज़ाद रियासत के तौर पर रहेगी। लेकिन हिंदुस्तानियों ने इस रियासत पर भी कब्ज़ा कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। हैदराबाद की रियासत को ज़बरदस्ती जो है वो हिंदुस्तान में शामिल कर दिया गया। अच्छा, यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मैं प्रोवाइड करता चलूँ। टोटल जो हिंदुस्तान में रियासत थी वो थी जी 565 में से 13 रियासतें जो थी, 13 रियासतें वो पाकिस्तान में शामिल हुई और 552 रियासतें थी वो हिंदुस्तान में शामिल हो गई थी। जिनमें जो पाकिस्तान में जो रियासतें शामिल हुई थी उनमें ये एक्स्ट्रा नाम आप अपने पास रख लें, क्योंकि जो बुक पे लिखा हुआ है रियासतों के नाम वो आप पेपर वगैरह में लिख सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा नॉलेज होना आपके लिए फ़ायदेमंद ही होगा। जिसमें रियासत कलात बहावलपुर, सवात, खैरपुर, हुंजा, चित्राल, रियासत नगर, रियासत खुराला, रियासत दीर, रियासत मकरान, खारान, लसबेला वगैरह पाकिस्तान में ये रियासतें जो है इन्होंने पाकिस्तान में शामिल होने का फ़ैसला किया। 565 में से जो है, ये 565 में से जो है वो 13 रियासतें पाकिस्तान के साथ शामिल हो गई थी और बाकी 552 रियासतें थी वो हिंदुस्तान में जो है वो शामिल हो गई थी। इनमें अक्सर रियासतों में हिंदुस्तानियों ने इन पर कब्ज़ा कर लिया था। अब एक जम्मू कश्मीर का जो मसला है, अभी इस टाइम पर जो कश्मीर का मसला चल रहा है वो क्या है? कश्मीर भी उस टाइम पर एक आज़ाद रियासत थी, जिसका जो था वो हुक्मरान था, या जिसका जो नाज़िम वगैरह कह सकते हैं, वो था जी महाराजा हरी सिंह। कश्मीर में ज़्यादातर लोग थे मुसलमान। ये रियासत पाकिस्तान में शामिल होना चाहती थी, लेकिन जो है इसका नाज़िम, या इसका जो नाज़िम था महाराजा हरी सिंह, ये हिंदुस्तान के साथ इल्हाक करना चाहता था। इस दौरान जो है अब रियासतों को ये हक हासिल था कि वहाँ पर फ्रीडम करवाई जाए, वहाँ के लोगों से पूछा जाए कि वो कहाँ पर शामिल होना चाहते हैं, वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं या फिर वो हिंदुस्तान में शामिल होना चाहते हैं। उन लोगों पर डिपेंड है कि वो कहाँ पर शामिल होना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कश्मीर में कोई फ्रीडम वगैरह नहीं करवाया गया। अगर कश्मीर में फ्रीडम करवाया जाता तो वो पाकिस्तान में लाजमन शामिल होती, लेकिन ऐसा नहीं किया कि महाराजा हरी सिंह था वो हिंदुस्तान के साथ इल्हाक करना चाहता था। अब इस दौरान लोग ये चाहते थे कि वो पाकिस्तान के साथ शामिल होना, कश्मीर के लोग पाकिस्तान के साथ जो है वो इल्हाक करना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। महाराजा हरी सिंह था वो अब हिंदुस्तानियों के साथ शामिल होना चाहता था, तो इनकी अवाम को कोई जो है फ़ैसले का हक़ नहीं दिया जाता। इस दौरान अवाम ने बगावत का ऐलान कर दिया महाराजा हरी सिंह के साथ, उसके ख़िलाफ़ तबले जंग बजा दिया और उसके ख़िलाफ़ बगावत का ऐलान कर दिया। कश्मीर में दंगा फसाद जो है वो शुरू हो गए। इस दौरान फिर जो है वो हरी सिंह ने हिंदुस्तानियों से रब्ता किया। उन्होंने कहा कि अब उनकी मदद करें। हिंदुस्तानियों ने कश्मीर में अपनी फ़ौजें इंटर करवा दी, वहाँ पर जंग का जो है वो आगाज़ हो गया। इधर से फिर पाकिस्तान से खैबर पख्तूनख्वा के कुछ लोग कश्मीर में शामिल चले गए जंग करने के लिए और कश्मीर का कुछ हिस्सा आज़ाद करवा लिया, जिसे आजकल हम जम्मू कश्मीर कहते हैं। तो ये कश्मीर का एक मेन मसला था कि महाराजा हरी सिंह उसने जो है वो हिंदुस्तानियों के साथ इल्हाक करना चाहता था, लेकिन कश्मीर की आवाम पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना चाहती थी। इस दौरान कश्मीर की आवाम ने महाराजा हरी सिंह के साथ बगावत का ऐलान कर दिया। उसने बगावत का ऐलान किया। महाराजा हरी सिंह ने हिंदुस्तानियों के साथ जो है वो रब्ता किया। वो इस ताक में थे कि वो इस रियासत पर हमला करें। हिंदुस्तानियों ने अपनी फ़ौज जो है वो कश्मीर में इंटर कर दी और जंग शुरू हो गई। इस दौरान फिर पाकिस्तान से फ़ौजें जो है वो कश्मीर में चली गईं और उसको
आज़ाद करवाने के उसमें पड़ गई। तो फिर क्या हुआ कि भारत ने 1 जनवरी 1939 को ये मसला जो है वो सलामती कौंसिल में पेश कर दिया। सलामती कौंसिल में इस मसले को ले गए कि कश्मीर हमारा है और हम पाकिस्तान कहते हैं कि कश्मीर हमारा है। तो इस दौरान फिर 12 अगस्त 1948 और 5 जनवरी 1949 को 2 करारदादें जो है मंजूर हुई थी। पाकिस्तान और भारत ने इन दोनों मुल्कों ने इन करारदादों को तस्लीम किया था। उस करारदाद के सीधा नकाज या मेन पॉइंट्स क्या थे? उन्होंने कहा कि जंग को फौरी तौर पर बंद किया जाए कि जो अब कश्मीर में जंग लगी हुई है, पाकिस्तानी फ़ौज की वहाँ से हिंदुस्तानी फ़ौज इंटर हुई है और कश्मीर के लोग लड़ रहे हैं, ये जंग फौरी तौर पर बंद की जाए। अक़वाम मुत्तहिदा ने जो है वो उन्होंने एक कमीशन को भेजा कि वो अब जाएं आज़ाद और मकबूजा कश्मीर के दरमियान एक जंग बंदी लाइन कायम कर दें, एक बाउंड्री कायम कर दें। दोनों जो मुल्क हैं वो दोनों हुकूमतें कश्मीर से अपनी अपनी जो फ़ौजें भेजी हुई हैं वो दोनों मुल्क कश्मीर से अपनी अपनी फ़ौजों को हटा लें और फिर अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में इस्तवाब राय का इंतज़ाम किया जाए। इस्तवाब राय यानी वहाँ पर रेफरेंडम करवाया जाए और वहाँ के जो लोग चाहते हैं वो काम हो। लेकिन फिर भी अभी तक इस पर कोई इक़दाम नहीं हुआ। हिंदुस्तानी जो हैं वो फिर अभी तक कश्मीर में अपनी बर्बरियत करें। आप देख रहे होंगे रोज़ कश्मीरियों को जो है वहाँ पर मारे, अभी तक वो कश्मीर पर कब्ज़ा कर बैठे हुए हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा ने कह दिया कि आप जो है वहाँ पर फ्रीडम करवाएं, वहाँ के जो लोग हैं वो जो फ़ैसला करेंगे वही होगा। और वहाँ के लोग ज़्यादातर मुसलमान हैं, वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ करना चाहते हैं, लेकिन भारत ने अब यहाँ पर जो है कश्मीर पर कब्ज़ा किया हुआ है और इस तरह वो कब्ज़ा अभी तक बरकरार है। कश्मीर का कोई फ़ैसला नहीं आया। उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको अभी भी किसी पॉइंट में मसला मसाइल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स में आकर आप पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम आते हैं अपनी बुक की तरफ। रियासतों का इल्हाक़। आज़ादी से पहले बरतानवी हिंदुस्तान में 560 के करीब शाही रियासतें या प्रिंसली स्टेट मौजूद थी, लेकिन जून 1947 के मंसूबे के तहत इन बातों के अलावा इन रियासतों को ये इख्तियार था कि वो आज़ाद रहना चाहें या फिर भारत या पाकिस्तान दोनों ममालिक में से किसी एक के साथ इल्हाक़ करना चाहें। मैंने बताया कि आज़ादी के वक्त हिंदुस्तान में जो है वो 560 रियासतें, आप इसको ही रख लें, जो बुक में लिखा हुआ है, पेपर में भी ये लिखें, 560 रियासतें जो है वो मौजूद थीं। ये रियासतें जो थीं अब 1947 के तहत इन रियासतों को ये हक़ दे दिया कि ये पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहती हैं, भारत के साथ, या फिर ये आज़ाद हैसियत के साथ रहना चाहती हैं। आज़ाद रियासतों के बारे में इसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दी। ये बात भी ये जो लिखी हुई है ये भी समझा दी है कि ये आज़ादी के बाद इनको ये हक़ मिल गया कि ये आज़ाद रियासतें या पाकिस्तान या भारत के साथ इल्हाक़ करें या फिर ये अपनी आज़ाद हैसियत से रहें। इसी असूल के तहत बावलपुर, मकरान, कलात की रियासतें और सूबा सरहद यानी खैबर पख्तूनख्वा की कई रियासतें पाकिस्तान में शामिल होगी। इसी असूल के तहत बावलपुर, मकरान, कलात और सूबा खैबर पख्तूनख्वा की कई रियासतें थी जो पाकिस्तान में शामिल होगी। इसके अलावा जूनागढ़, मनावदर की रियासतों ने भी पाकिस्तान के साथ शामिल होने का ऐलान किया, मगर भारतीय हुकूमत ने नवंबर 1948 को अपनी फ़ौजें इन रियासतों में दाखिल की और जबरन इन रियासतों पर भारतीय इल्हाक़ करवा दिया। ये जूनागढ़ और मनावदर की रियासतें भी पाकिस्तान में शामिल होने का इन्होंने ऐलान कर दिया कि हम पाकिस्तान में शामिल होंगी, लेकिन फिर हिंदुस्तानी हुकूमत ने अपनी फ़ौजें यहाँ पर एंटर कर दी और जबरन इनको जो है वो इन्होंने अपना इल्हाक़ भारत के साथ करवा दिया। इन रियासतों का इल्हाक़ उन्होंने भारत के साथ करवा दिया। मजबूरन जूनागढ़ के हुक्मरान ने कराची आकर बना ली। भारतीय हुकूमत ने इल्हाक़ की दलील ये दी कि इन रियासतों की अवाम भारत के साथ इल्हाक़ करना चाहती है। उन्होंने ये कहा कि इनकी जो अवाम है ये भारत के साथ इल्हाक़ करना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं था। ये 2 रियासतें पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ करना चाहती थी, लेकिन भारत ने इन पर आकर कब्ज़ा कर दिया था। हैदराबाद हिंदुस्तान के खुशहाल और गंजान आबाद रियासत थी। इसकी आबादी हिंदू अक्सरियत पर मुश्तमिल थी, मगर इसका हुक्मरान यानी नाजिम मुसलमान था। नाजिम हैदराबाद इसकी आज़ाद हैसियत बरकरार रखना चाहता था। उसने वायसराय से इस्तदा की कि रियासतों को डोमेन ऐसी रियासत जिसके गवर्नर जनरल का तकर्रुर ताज बरतानिया की हैसियत दी जाएगी, मगर वो न मानी। भारत ने रियासत की नाकाबंदी की और इनमें फौजकशी की और हैदराबाद को ज़बरदस्ती जो है वो भारत में शामिल करवा दिया। मैंने आपको हैदराबाद का भी बता दिया, हैदराबाद का नाजिम मुसलमान था। मैंने आपको बताया कि नक्शे के तहत ये पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहती थी, लेकिन पाकिस्तान में शामिल नहीं हो सकती थी क्योंकि ये हिंदुस्तान के बिल्कुल दरमियान में घिरी हुई थी। अब इसके नाजिम ने यह फैसला किया कि हम आज़ाद हैसियत से रहेंगे, हम आज़ाद रियासत के तौर पर रहेंगे, लेकिन यहाँ पर भी भारत ने उन पर कब्ज़ा कर लिया और उन्होंने
हैदराबाद को अपने साथ जो है वो शामिल कर दिया। इसके अलावा अहम रियासत जम्मू कश्मीर की थी। मैंने आपको जम्मू कश्मीर का बताया कि एक जम्मू कश्मीर की एक अहम रियासत थी जिसकी आबादी 1941 की मरदमशुमारी के मुताबिक 40 लाख की थी। इसकी तकरीबन 1000 किलोमीटर सरहद लंबाई पाकिस्तान के साथ मिलती है। इसके अलावा कश्मीर की सब दरिया बहकर पाकिस्तान में आते हैं और रियासत के बेशतर रास्ते भी पाकिस्तान से मिलते हैं। तकसीम हिंद में 3 जून 1947 के मंसूबे के तहत अगरचे इन रियासतों को इख्तियार दिया गया कि वो पाकिस्तान या भारत के साथ इल्हाक करेंगी या आज़ाद भी रह सकती हैं, मगर इसके साथ साथ दो बातों का इख्तियार भी दिया गया कि जोग्राफियाई महल वकूफ़ को नज़रअंदाज न किया जाएगा और आवाम की मर्ज़ी के बिना इल्हाक का फैसला ना होगा। ये तमाम पॉइंट्स में मैंने आपको बता दिए कि जम्मू कश्मीर जो है ये भी एक आज़ाद रियासत थी। इसको भी उसी तरह ये हक था कि ये पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं, भारत में या फिर हिंदुस्तान में, लेकिन इनको ये पॉइंट जहन में रखने थे कि हदूद या जोग्राफियाई महल वकूफ़ को उन्होंने नज़र में रखना था, और दूसरी चीज़ अवाम की मर्ज़ी, यानी अवाम जहाँ पर शामिल होना चाहती है, जिस मुल्क में शामिल होना चाहती है, वो वहाँ पर शामिल होगी। लेकिन बरतानवी हिंदुस्तान को देखते हुए कश्मीर में भी आज़ादी की एक लहर उठी और महाराजा हरी सिंह के खिलाफ जलसे जुलूसों का सिलसिला शुरू हो गया। मैंने बताया कि महाराजा हरी सिंह वो हिंदुस्तान के साथ इल्हाक करना चाहता था, लेकिन कश्मीर की अवाम पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहती थी। इसके दौरान फिर कश्मीर की अवाम ने अपने इस हुक्मरान के खिलाफ बगावत का ऐलान किया और जलसे जुलूसों का आगाज़ शुरू हो गया। इसके अलावा कश्मीर के लोग इस वक्त दो सियासी जमातों में बढ़ चुके थे। एक आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरबराह इब्राहिम और चौधरी गुलाम आबाद की क़यादत में, दूसरी आल जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस शेख अब्दुल्ला की क़यादत में सियासी जद्दोजहद कर रही थी कि महाराजा हरी सिंह ने पाकिस्तान के साथ एक माहिदा जारिया पर दस्तखत किए, लेकिन भारत ने इस माहिदे का इनकार कर दिया। माहिदा जारिया ये था कि जो है वो इन रियासतों की मर्ज़ी, इनके लोगों की मर्ज़ी होगी कि वो कहाँ पर शामिल होना चाहते हैं, कि वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं या फिर हिंदुस्तान में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन भारत ने इसका इनकार कर दिया। इसके बाद कश्मीर में भी आज़ादी की तहरीक शुरू होगी, जिसे महाराजा कुचलने में नाकाम हुए। इसने भारत की मदद तलब कर दी। महाराजा ने जब देखा कि लोग बगावत कर गए इसके खिलाफ अब उसको कुचल भी नहीं सकता था, इस तहरीकों को कुचलने के खिलाफ वो महाराजा नाकाम हो गया, तो उसने भारत की मदद तलब की। भारत ने कश्मीर पर फौजकशी शुरू कर दी, कश्मीर में अपनी फ़ौजें एंटर कर दी। भारत के अंग्रेज़ गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने महाराजा की दरख्वास्त पर फौज रवाना कर दी, लेकिन साथ ही ये बात भी वाज़ेह कर दी कि रियासत के मुस्तकबिल का फैसला वहाँ की अवाम के तहत किया जाएगा। वो लॉर्ड माउंटबेटन ने कश्मीर में फ़ौज एंटर कर दी और साथ ये भी कह दिया कि यहाँ का फैसला इसकी अवाम करेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। भारत जो है इस ताक में बैठा हुआ था कि किसी तरह वो इस पर भी कब्जा कर ले। जब ये महाराजा हरी सिंह ने भारत को कहा कि वो उसकी मदद करे, तो उन्होंने अपनी फौजकशी कर दी कश्मीर में। 22 अक्टूबर 1947 को कश्मीरियों की मदद के लिए सूबे सरहद खैबर पख्तूनख्वा से मुल्हका कबायली इलाकों के लोग भी कश्मीर पहुंच गए। अब खैबर पख्तूनख्वा और इसके मुल्हका इलाकों के कुछ लोग भी वो कश्मीर पहुंच गए और इनके खिलाफ जंग करना शुरू हो गई। 1 नवंबर को कायद-ए-आज़म ने माउंटबेटन से भी मुज़ाकरात शुरू की, जो कि नाकाम हो गई। कायद-ए-आज़म ने माउंटबेटन के साथ भी मुज़ाकरात किए, लेकिन ये मुज़ाकरात नाकाम हो गए। इसी असना में भारतीय हुकूमत ने रियासत पर अपना फौजी कब्जा जमा लिया, जिसे बरकरार रखने के लिए भारत यकम जनवरी को कश्मीर का मसला सलामती कौंसिल में ले गया। अब भारत ने यहाँ पर अपना कब्जा भी जमा लिया और यकम जनवरी को अपना जो है वो फैसला यकम जनवरी को अपना जो फैसला था वो सलामती कौंसिल में लेगा। सलामती कौंसिल ने 12 अगस्त 1948 और 5 जनवरी 1949 को 2 करारदादें मंजूर की, जिन्हें पाकिस्तान और भारत ने दोनों ने तस्लीम किए थे। इन करारदादों के चीदा नकार क्या थे? अब भारत जो है अपना मसला जो है सलामती कौंसिल में ले गया। सलामती कौंसिल ने 2 करारदादें मंजूर की, जिसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो ये हैं। पहले कि जंग फौरी तौर पर बंद की जाए, कि ये जो जंग शुरू हुई है भारत ने कश्मीर के साथ, और यहाँ पाकिस्तानी कुछ लोग कश्मीर में गए हुए हैं, इनके खिलाफ जो यहाँ पर अब एक जंग शुरू हुई है, इसको जो है वो पहले ख़त्म कर दिया जाए या इसको बंद कर दिया जाए। और अक़वाम मुत्तहिदा की कमीशन की निगरानी में आज़ाद और जम्मू कश्मीर के दरमियान जो है वो एक हदबंदी लाइन कायम कर दी जाए, कि जो आज़ाद और जम्मू कश्मीर है इसके दरमियान एक बाउंड्री कायम कर दी जाए। दूसरा ये था कि दोनों हुकूमतें कश्मीर से अपनी फ़ौजें हटा लें, कि ये जो दोनों हुकूमतें पाकिस्तान और भारत, ये अपनी दोनों हुकूमतें पाकिस्तान और कश्मीर से अपनी फ़ौजें हटा लें। अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में इस्तवाब राय का इंतज़ाम किया जाए, और इस्तवाब राय का इंतज़ाम किया जाए कि वहाँ के लोगों पर मुनहसर है, वहाँ के लोग फैसला करेंगे कि वो किस
रियासत में शामिल होना चाहते हैं, वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं या फिर हिंदुस्तान में शामिल होना चाहते हैं। सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक जंग बंदी तो हो गई, लेकिन कश्मीर का मसला पाकिस्तान और भारत के दरमियान न सिर्फ कशीदगी बल्कि जंगों का बायस बना। ये जंग थोड़े टाइम के लिए तो रुक ली, लेकिन कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान फिर कई जंगें हुई और कश्मीर के ही मसले पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान मज़ीद क्लैशेस पैदा हुए, जिसकी वजह से दोनों ममालिक के दरमियान कई जंगें भी हो चुकी थी। ज़रूरत इस बात की है कि कश्मीर का मसला पुरअमन बातचीत के ज़रिए कश्मीरी अवाम की ख्वाहिश को मद्देनज़र रख कर हल किया जाए, ताकि खित्ते में अमन व खुशहाली कायम हो सके। अब ज़रूरत इस बात की है कि वहाँ का जो फैसला है वहाँ की अवाम करे, कश्मीरी अवाम करे, और दोनों मुल्कों के दरमियान जो है वो जो है ताल्लुकात भी अच्छे हों और कश्मीर यहाँ पर शामिल होना चाहता है उसका फ़ैसला भी किया जाए। दूसरा जो है कबायली इलाका जात का इल्हाक। जो कबायली इलाका जात है यानी सूबे सरहद की कबायली इलाका जात ने 3 जून के मनसूबे के बाद अपनी रवायती जिरगों में पाकिस्तान के साथ इल्हाक का ऐलान कर दिया कि जो कबायली इलाका जात थे, जो KPK के कुछ कबायली इलाका जात थे, इन्होंने पाकिस्तान के साथ इल्हाक करने का फ़ैसला कर दिया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी पहली फुर्सत में पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया ताकि लोगों में हुब्बुल वतनी का जज्बा और नई हुकूमत के लिए इनकी खिदमत हासिल कर सकें। इस सिलसिले में पेशावर भी तशरीफ़ लेके कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अब इन कबायली इलाकों में तशरीफ़ लेंगे। पेशावर में कबायली जरगे से खिताब के दौरान उन्होंने कबायली इलाकों से फ़ौजें हटाने का हुक्म दिया ताकि कबायली अवाम में पाकिस्तान के साथ यकजहती और दूसरे पर एतमाद की फ़िज़ा कायम हो। कि अब वहाँ पर उन्होंने कहा कि फ़ौजें भी हटा दी जाएँ ताकि अवाम में जो है वो अब एतमाद की फ़िज़ा कायम हो, और जहाँ पर पाकिस्तान के साथ जो है ये कबायली इलाका जात यकजहती का भी जो है वो तसव्वुर लाएँ। कायद-ए-आज़म ने ख़ास तौर पर शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान से फ़ौजें हटाने का हुक्म दिया। कायद-ए-आज़म ने कहा कि ये शुमाली और जनूबी जो है वज़ीरिस्तान से जो है फ़ौजें हटा ली जाएँ। कायद-ए-आज़म के इन इक़दामात से कबायली अवाम में पहली दफ़ा खुशी की लहर डोली और इन्हें यह एहसास हुआ कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद पाकिस्तान की हुकूमत की पॉलिसियाँ और सोच में वाज़ेह फ़र्क है, और यह कि हुकूमत ने इनको अपनाने के लिए मोहब्बत और भाईचारे का हाथ बढ़ाया है। अब वहाँ की कायद-ए-आज़म के इस अमर के बाद वहाँ के जो लोग थे उनमें एक खुशी की लहर दौड़ी और उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तानी अवाम या पाकिस्तान जो है वह उन्होंने हमारे साथ भाईचारे का हाथ बटाया है, और अब उनको ये एहसास हो गया कि हाँ, हम अंग्रेज़ के जो है वो तसल्लुत से आज़ाद हो चुके हैं। इसके अलावा कायद-ए-आज़म ने सरहदी इलाकों और रियासतों की वजारत भी कायम की ताकि इन लोगों के फलाह व बहबूद की खसूसी तवज्जो दी जा सके। अब इन कबायली इलाका जात की जो है वो कबायली इलाका जात में उनकी फलाह व बहबूद के लिए वहाँ पर वजारतें कायम कर दी ताकि यहाँ पर खुशहाली कायम रह सके। स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। अभी भी आपको अगर किसी पॉइंट में मसला है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। मिलते हैं अगली वीडियो में, और मेरी दुआ रहेगी कि अल्लाह पाक आप सबको कामयाब व कमरान करे।